तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? तो लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए थे। पहला टॉपिक था हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या था पहला टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड सेकंड टॉपिक था हमारा डाइपोल। क्या था सेकंड टॉपिक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या? तो मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि जब भी कोई चार्ज किसी बॉडी पे फोर्स लगाता है, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि वो एक एरिया तक ही फोर्स लगा सकता है। जिस एरिया पे वो फोर्स लगाता है दैट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। फिर मैंने समझाया था कि जो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव का क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिए थे। यहाँ पे वो डायरेक्शन बता रहा है फोर्स का। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव तरफ, क्योंकि ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये क्या हमारा ठीक है। तो ये हमारा क्या है? सोर्स चार्ज। और ये क्या है? हमारा टेस्ट चार्ज। तो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपल्सन। क्या हो रहा है? जो सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज को रिपेल करने की कोशिश कर रहा है विथ फोर्स एफ। ठीक है, विथ फोर्स एफ। तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है? राइट हैंड साइड। किस डायरेक्शन में है? और जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वो भी किधर की तरफ है? राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है। उठ के आगे आइयो अक्षर के पास, जल्दी आ। नंदी के पास बैठ। और दोबारा तेरे गालों पे हाथ रहे ना, पिटूंगा तुझे। अगर क्लास में तुम एक्टिव बैठोगे ही नहीं तो एक्टिव रहोगे कैसे? इतना टेंशन तो है ना तुम्हारी लाइफ में। और फिजिक्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बहुत रोगे तुम लोग। और फिजिक्स के हर चैप्टर का लिंक है आपस में। अगर पहला चैप्टर नहीं समझ में आएगा तो तुम्हें कोई चैप्टर समझ नहीं आएगा फिजिक्स का। पहली पार्ट भूल जाओ। 11th क्लास नहीं है कि जहां मन के वहां उठाना पढ़ के स्टार्ट कर दोगे। मैंने इतने न्यूमेरिकल्स कभी नहीं करवाए, तो मैं 11th क्लास में करवाए हैं। इतने न्यूमेरिकल्स क्यों करवा रहा हूं मैं? क्योंकि प्लस 2 के बोर्ड में केवल न्यूमेरिकल्स आते हैं, केवल न्यूमेरिकल्स। एक दो डेरिवेशन गलती से आगे तो आ गए, और जो डेरिवेशन आते हैं वो भी एक न्यूमेरिकल ही होते हैं। तो ये पता ही नहीं चलेगा किसमें डेरिवेशन करना था। 11th क्लास जैसी नहीं है 12th क्लास। पिछले 15 साल का पेपर उठा के देख लो बोर्ड का, न्यूज के आर्टिकल्स पढ़ के देख लो। फिजिक्स का पेपर सबसे ज्यादा टफ पेपर है। तो ये हमारा सोर्स चार्ज था और ये हमारा टेस्ट चार्ज है। सोर्स चार्ज वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो फोर्स जनरेट कर रहा है। तो ये अपना फोर्स इस पे लगा रहा है, तो इसका फोर्स और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे एंगल क्या है इन दोनों के बीच में? 0 का। बट यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को, मतलब टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इस केस में ये सोर्स चार्ज है और ये हमारा टेस्ट चार्ज है। कोई डाउट? ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये हमारा टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड बहुत कम होती है, तो नेगेटिव वाला क्या कर रहा है? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका फोर्स का डायरेक्शन भी इधर को है। और मैंने क्या समझाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये खुद भी तो नेगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ आ रहा होगा? इनवर्ड आ रहा होगा। तो इस केस में भी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होंगी? सेम होंगी। इसे क्या पता चला? इसे ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में रहती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे। जो भी डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा, क्योंकि फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ाई है। क्या पढ़ा तुम लोगों ने? फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना? क्या ये वेक्टर क्वांटिटी? और फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इस फोर्स पे ही डिपेंड करता है। यहां तक कोई डाउट है? लास्ट क्लास में हमने इतना पढ़ लिया था। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, इसके बाद मैंने पढ़ाया था डायपोल। क्या पढ़ाया था? डायपोल क्या पढ़ाया था कि जब हम दो चार्जेस को, अच्छा ये कि भाई
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यह मैंने समझा दिया था। क्यू नॉट को हम वहां पे लेके गए थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया था। ठीक है, इसका ग्राफ बना लेना, ये ग्राफ बना लो। ये ग्राफ नहीं बनाया था लास्ट टाइम मैंने, बनाओ ग्राफ। ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, 1/r² का ग्राफ है। किसका ये? अभी मैं तुम्हें ना कुछ दिनों के बाद सारे ग्राफ समझाऊंगा, ठीक है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, यही ग्राफ हमारे एनडीए के पेपर में भी आएंगे। हाँ दोनों। ऊपर वाला ग्राफ नहीं है, ऊपर वाला केवल बता रहा है टेस्ट चार्ज के बारे में। एक बार नोट कर लो उसको भी, ये मैं ऐसे पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास में। क्या ये तरीका सही है पढ़ाने का? हाँ ना, है ना, कोई नहीं, नोट्स लिखवाने के लिए सही है, समझाने से तो हम अपने उसी ओरिजिनल तरीके में आ जाएंगे। ये डायग्राम जरूर बना लेना, ठीक है। ये डायग्राम क्या दिखा रहा है कि जो फोर्स होता है वो 3D है, मतलब हर डायरेक्शन में लगता है, बट हम स्टडी कहाँ पे कर रहे हैं? केवल एक डायरेक्शन में, केवल हम इसी डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं। बताया था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला केस, वही है 1/4 पाई। हो गया भाई साहब, नोट कर लें आप। कहाँ किया तुमने नोट? वो क्या है? और फॉर्मूला? अब यहाँ पे आता है एक चीज जो तुम्हें समझना है। तो फॉर्मूला ये देख रहे हो, जो ग्राफ है E वर्सेस r² का, देखो यहाँ पे क्या है E और यहाँ क्या है, यहाँ पे जो ग्राफ है वो पैराबोलिक ही है, पर ये डाउनवर्ड की तरफ है। क्या है ये? तुम्हें एक बात याद रखना है कि 1/r और 1/r² का ग्राफ सेम ही होता है, दोनों दिखते ऐसे ही है, कर्व। बट जो 1/r वाला ग्राफ होता है वो थोड़ा और कर्व होगा, ऐसा होगा। कौन सा ग्राफ? 1/r वाला ग्राफ, क्योंकि जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे तो पोटेंशियल में 1/r आता है। क्या आता है पोटेंशियल में? अब एक पॉइंट दिखा तुम्हें, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे 1/r और 1/r² सेम हो जाएंगे। ये बताओ कौन सा पॉइंट होगा? 1। अगर मैं r की वैल्यू 1 मीटर डाल दूं और r² भी क्या हो जाएगा? फिर 1 ही रहेगा। तो ये जो कॉमन पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? 1 का। कौन सा पॉइंट है ये? 1 का। इस पॉइंट पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल। क्लियर है? कहां पे होगा ये? 1 मीटर पे। मतलब 1 मीटर पे चाहे तुम फोर्स कैलकुलेट करो, चाहे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, दोनों की वैल्यू क्या होंगी? सेम होंगी। क्लियर? पता चल गया? तो अब एक और बात है कि यहाँ पे 1/r² ही क्यों है, बाकी क्यों नहीं है? तो बाकी इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरी टर्म क्या हो जाती है? कांस्टेंट। क्या हो जाती है? कांस्टेंट। और जो ये r कैप है, ये r कैप क्या दिखा रहा है? केवल डायरेक्शन, कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे थे? इस वाले डायरेक्शन में। ऐसा में सब कुछ समझ में आ गया? इसमें क्या है? 1q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हटा दिया गया है और बचा क्या? 1/r²। अगर ये केवल r² होता, जैसे हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता। क्या होता ये? और प्रोजेक्टाइल ग्राफ ऐसा होता है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो यही ग्राफ कहां आ जाता है? डाउनवर्ड आ जाता है। इस बात को ध्यान से सुन लो। क्या कहा मैंने? जब केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² होता है तो ग्राफ कैसा होता था? ऐसा। ठीक है, बट ये क्या है? 1/r²। क्या है ये?
इसलिए इसका ग्राफ कैसा है, नीचे की तरफ। क्लियर है मेरी बात? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ग्राफ डाउनवर्ड होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ ऊपर होता है, क्योंकि ये हमारे मैथ्स में भी काम आएगा और फिजिक्स में भी काम आएगा। क्लियर? ग्राफ देख के समझ में आ जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जहां पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वहां पे ग्राफ ऐसे जाएगा, और जहां पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वहां पे ग्राफ ऐसे जाएगा। क्लियर? नोट कर लो भाई इतना। करो आगे इसको। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या है, एक्स वाई और आई जे कैप में। रीजन लेट होने का, गिव मी अ रीजन ब्रो व्हाई यू आर लेट। किसका नुकसान होता है लेट आने पे, मेरा या मैं तेरा वेट करता रहता हूँ? और ये इस साल की तो बात है नहीं, पिछले साल भी यही हुआ था। सेम थिंग 12th में रिपीट हो रहा है जो तूने 11th में किया था। आइए, आप पे टाइम वेस्ट करने से हमें पढ़ा लो। चलो आगे देखो क्या है, ये है यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, इस फॉर्मूले को लिख लो। ये फॉर्मूला तुम्हारे तब काम आएगा जब तुम्हारे वेक्टर क्वांटिटी में वैल्यूज होंगी। किसमें होंगे? वेक्टर क्वांटिटी में। जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप में दिया होगा। ऐसे एक न्यूमेरिकल करवाता हूं तुम्हें पहले। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखा तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये तब यूज होगा जैसे तुम्हें ना ऐसे दे दिया जाएगा। बता देता हूँ, जैसे मान लो कि तुम्हें दे दिया गया है 1, 2, 3 और यहाँ दे दिया गया है 6, 7, 8। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तभी कोऑर्डिनेट सिस्टम काम आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में भी है ऐसे सम्स। मैं तुम्हें साथ के साथ न्यूमेरिकल करवाना चाहता हूं बट तुम पहुंचते नहीं हो ना टाइम से। वो सारे कैप है, ये केवल डायरेक्शन है। जो आर वेक्टर था ना, इसको ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्शन निकालना नहीं होता, हमें केवल मैग्नीट्यूड निकालना होता है। ये जेई में से क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, वहां पे डायरेक्शन निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो साथ के साथ डायरेक्शन में बता दूंगा कि डायरेक्शन कैसे निकालना है। तो इसकी जगह पे तुम आर की वैल्यू कैप भी लिख सकते हो। ये आर कैप की वैल्यू है। किसकी वैल्यू? ये आर कैप की। तुम में से कितने लोगों को स्ट्रेट लाइन याद है ना? फॉर्मूले याद है ना? वो फॉर्मूले भी यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। हाँ बस अभी फॉर्मूले लिखने हैं। ये वाला डायग्राम बना लो। जब बहुत सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे होंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये और साथ में ये लिख लो। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस है ये। हाँ, जब एक बहुत सारे फोर्सेस एक साथ आ जाएंगे सुपरपोजिशन, तो उस पर टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा उस पॉइंट पे, उस चार्ज पे। अगर वो स्क्वायर ट्रायंगल होगा तो हमने कर लिया था। स्क्वायर ट्रायंगल में तो रिजल्टेंट बना के करना पड़ता है, बट यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पे स्क्वायर ट्रायंगल नहीं बनेगा ना, तब हमें सीधा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे आर क्या कि ये जो फोर्स है वो आर पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन है आर। असली में वो ऐसे लिख रहा है, वो लिखते थे ना फंक्शन एफ डिपेंड करता था एक्स पे, तो यहाँ पे जो एफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे, क्योंकि बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है ना।
आर चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी तुम फॉर्मूला पढ़ोगे ना सारे फंक्शन ही होंगे, या तो आर पे डिपेंड कर रहा होगा या तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा होगा। हो गया नोट? डायग्राम जल्दी बनाओ। ऊपर वाला तो काम का नहीं था। वो तो खाली बता रहा है कि सिंगल पॉइंट पे, तो उसी का ये रिजल्टेंट है। इलेवेंथ क्लास में इन सब का हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं पढ़ा था, केवल हेडिंग पढ़ के छोड़ दिया था। बट इस क्लास में तुम हेडिंग नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि किसी को नहीं पता कि पेपर में क्या क्वेश्चन आने वाला है ना। तो हमें तो पेपर का पूरा प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। और जैसा लेवल बढ़ता जा रहा है फिजिक्स का, उस हिसाब से इस बार भी पेपर बहुत टफ आएगा, क्योंकि इस बार तो 10th का पेपर भी टफ आया है। ठीक है, तो फिजिक्स तो ऐसी बदनाम है 12th क्लास की। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पेपर गंदा जाए। ऐसे मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे पेपर में, बट अनप्रिडिक्टेबल है 12th क्लास का बोर्ड। हर बार वही टीचर तो नहीं बना रहा होगा ना, तो इसलिए हमें पूरा प्रिपेयर होना है इस बार। हाँ जी, ये तुम्हें लिखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, वो वाला कहानी है। ठीक है, ये है कि जब Q से बड़ा होगा, Q मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इनवर्ड, मतलब बाहर की तरफ जा रहा होगा। और ये क्या होगा इस टाइम पे, इनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है ये नेगेटिव के बारे में बात कर रहा है। और ये तो यहाँ पे सारे ऊपर की तरफ जाएंगे, एरो थोड़ा सा गलत बना हुआ है इसमें, और ये सारे कहाँ आएंगे। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, ये भी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, है ना। दो पॉजिटिव चार्ज का कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव का कैसा होगा। तो बस एक विजुअल है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसा दिखता है। उस दिन मैंने तुम्हें इंटरेक्टिव पैनल में दिखाया था, जब पॉजिटिव चार्ज डाल रहे थे तो क्या हो रहा था, नेगेटिव डाल रहे थे तो क्या हो रहा था, एक ब्लैक बॉडी का रेडिएशन भी आया था। हाँ, हम करवा चुके हैं सब प्रैक्टिकली, क्लास में बताओ। तो ये लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज, कुछ अगर मुझसे मिस हो गया हो तो। मेरे से तो कोई मिस हुआ नहीं है, बट क्या पता कोई मिस हो गया हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें आनी चाहिए। चलो ये लिख लो, ये पढ़ाया तो था मैंने कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। कल इस बार भी पढ़ाया था मैंने समझाया था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वही दो टेंजेंट दिखा रहा है ये, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एक ही डायरेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव का। बट अगर यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, मतलब उसके पास दो डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये सारे प्रॉपर्टीज लिखो जल्दी जल्दी। अगर कोई प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। हाँ, हाँ, लिखवा रखा है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम एक बार पढ़ के देख लो, अगर कोई मुझसे मिस हो गया हो तो मैं समझा दूंगा। मैं तो ये कहा ही नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने बोल रहा मैंने पढ़ाया है। बट तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ सकते हो।
एक और बात, इसमें एक लाइन लिखी हुई नहीं है, एक लाइन तुम भी इसमें जोड़ लेना। वो क्या है? हेलो नरसिंह मैम, वही 5:15 जाना मैम। प्लस वन की भी आ रखे बच्चे, पूछता हूँ उनसे मैं। ठीक है, आज तो आप उसी के लिए आना मैम, +2 के लिए आना आज। +1 का हम बाद में देखते हैं। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है? इसमें एक चीज लिखा हुआ नहीं है, जैसे याद है तुम लोगों ने जब मैग्नेटिक फील्ड क्लास 10th में पढ़ा था, तो लोगों ने ये पढ़ा था ना? मैं ध्यान से थोड़ा सा बना रहा हूँ डायग्राम, बाकी तो कोई डाउट नहीं किसी में, किसी को? पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना। तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है मैग्नेटिक केस में। क्या पढ़ा था उसमें? कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ओरिजिनेट होता है नॉर्थ पोल से और वो होता है साउथ पोल में, यही था। फिर वो साउथ से वापस कहा जाता है, इसको हम बोलते थे क्लोज्ड कर्व। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज नहीं होता है, वो ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव से और टर्मिनेट हो जाता है नेगेटिव पे, वापस वो नहीं आता। मतलब क्या है कि अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाएगी पर वापस नहीं आएगी। जबकि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, वो वापस साउथ से कहाँ आता है? नॉर्थ पे। तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड। क्या बोलते हैं? बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड नहीं होता। कोई डाउट? समझा क्या? तो एक डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी जो भी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड की थी क्लास 10th वाली, वही प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड की भी है क्लास 12th में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें इस बार मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ना, इसमें तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का ही चैप्टर है। और कोई डाउट है किसी को इसमें? चलो जी, अब आते हैं आगे। ये भी मैंने तुम्हें समझा दिया था। ये बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये पेपर में बनाने के लिए आएगा, केंद्रीय विद्यालय के पेपर में बनाने के लिए आएगा, और एपीएस के पेपर में भी वैसे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज। फिर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कंट्रैक्ट अलोंग द साइड रिप्रेजेंटिंग द फोर्स बिटवीन। याद कल जब बनाया था मैंने एक फोर्स, ब्लैक कलर का क्लाउड बना था, वो वही है। ये जो पार्ट है ना इधर वाले पार्ट, वो ब्लैक वाले पार्ट ही है। हाँ, जहाँ पे नल पॉइंट आ जाता है, वो नल पॉइंट है वो। हाँ, तीनों बनाने हैं। हाँ, तभी तो पता चलेगा तुम्हें किसके लिए बना रहे हो। इस बार नोट्स भी अच्छे बना लेना, ठीक है। पंद्रह चैप्टर है। हाँ, फिजिक्स में मैं भी देखता हूँ तुझे कितना याद रहेगा। टर्मिनेट एट नेगेटिव। नहीं, वो डिसकंटिन्यूअस होती है। हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाके वो टर्मिनेट हो जाती है, तभी तो वर्ड टर्मिनेट लिखा हुआ आ रहा है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? तो खत्म हो गया, और जो चीज खत्म हो गई वो कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजर होती है वहां पे वो स्ट्रांग होता है, और जहां पे वो वाइडर होती है वहां वो वीक होता है। सारे लिखने हैं ये। हाँ, पहले इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना। डायग्राम बना लिया? यहाँ पे कैपिटल क्यू क्या बता रहा है, ये चीज बता क्या रहा है, कोई बता सकता है? ये चीज मैंने रिप्रेजेंट की थी। हाउ पावर, ये क्या समझा रहा है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू? जब मैंने बनाया था, याद है जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डालता गया था तो मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा था। तो यही वो बता रहा है कि अगर Q, कैपिटल Q स्मॉल q से बड़ा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्गर है।
और ये Q छोटा है तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम है। समझ आया? ये क्या बता रहा है कि अगर Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्गर होती है। और ये क्या समझा रहा है, जब Q छोटा होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीकर होती है, कम होती है। यहाँ पे जो ग्राउंड जैसा है इसमें चार्ज ये ला डिस्ट्रीब्यूटेड है सब, हाँ, तो उसकी क्या दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं इनके इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये फोर्स दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। हाँ, रैंडमली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। और ऊपर पेंडुलम वाले वो जो बॉक्सेस है ये वाला हाँ, ये बता रहा है कि अगर मेरे किसी कंडक्टर के पास चार्ज होगा तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होंगी दोनों साइड से। और कोई डाउट किसी का? मैं तुम्हें सेंड कर सकता हूँ पर मैं करूंगा नहीं कि तुम और आलसी हो जाओगे। तुम्हारे आलसपन का भी तो इलाज नहीं है ना। पका पकाए मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, तुम लोगों ने लिखना छोड़ दिया। हटा दो। ये थर्ड वाले के बता रहे हैं, कौन सा? ये वही जो फ्री स्पेस ये रैंडमली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रैंडमली फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। फॉर्मूला लिखो। इसमें क्या रह गया? अब जो डायग्राम बना डायग्राम बनाने में इतना टाइम लगता है? तो हमें क्लास का टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 1.5 आवर क्लास करनी पड़ेगी, मतलब कर सकते हैं नहीं करना पड़ेगा यूज। जेई मेंस का पढ़ाना है, एपीएस केवी वाले ये तो 3 बजे नहीं पहुंचते। कर दो। कौन सा? यू सेट कोई गारंटी नहीं है। अगर तुम्हें बीएससी मतलब कोई भी बैचलर डिग्री करना है नॉन टेक्निकल तो तुम्हें यूसीटी एग्जाम देना नहीं। अगर तुम्हें बीकॉम करना है मतलब तो बीएससी करना बीबीए करना है तो नहीं चाहिए। हर एक स्ट्रीम का है बैचलर डिग्री, जैसे बीकॉम हो गया, बैचलर इन कॉमर्स, बिजनेस इन आर्ट्स, बैचलर इन आर्ट्स, बीएससी हो गया बैचलर इन साइंस, वो नॉन टेक्निकल के लिए है। जो सीयूटी का एग्जाम होता है वो नॉन टेक्निकल के लिए होता है, और जो जेई मेंस का होता है वो टेक्निकल जॉब के लिए होता है, मतलब टेक्निकल कोर्सेज के लिए होता है। पहले डिसाइड कर लेना कि तुम्हें टेक्निकल ब्रांच में जाना है नॉन टेक्निकल ब्रांच में जाना है, उसके हिसाब से अपना पेपर की तैयारी करना स्टार्ट करना। अगर तुम्हें टेक्निकल में जाना है तो तुम्हें 11th क्लास भी पढ़ना है। अगर तुम्हें नॉन टेक्निकल में जाना है मतलब सीयूटी एग्जाम देना है तो केवल 12th क्लास का एग्जाम आना है। बट 12th क्लास में वो टॉपिक भी आएंगे जो कट रेट है सिलेबस में। अच्छा ये ना थोड़ा याद है, मैंने तुम्हें 10th क्लास में पढ़ाया था टॉपिक। पवन याद है मैंने क्या कहा था कि जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो कंडक्टर के अंदर से फ्लो करता है, कंडक्टर के बाहर से फ्लो करता है? जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो कहां से फ्लो करता है? बाहर से। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये आयरन का रॉड है, क्या ये तुमने इसको एक इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा ना वो केवल उसके सरफेस से फ्लो करेगा। कहां पर करेगा? अंदर से पास नहीं कर सकता। जबकि एक इंसुलेटर में वो कहां फ्लो करता है? अंदर से। इसलिए अगर तुमने याद हो, तुम लोगों ने जब 8th क्लास में पढ़ा था कि अगर बाहर लाइटनिंग हो रही है तो तुम्हें कार के अंदर ही बैठे रहना चाहिए। क्यों बैठा रहना चाहिए? क्योंकि कार का जो सरफेस है वो क्या है? कंडक्टर है। अगर लाइटनिंग होगी भी तो उसका सारा करंट उसके सरफेस पे रहेगा, अंदर नहीं आएगा, और तुम
प्रोटेक्टेड रहोगे। बट अगर एक इंसुलेटर की हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम एक इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के अंदर करंट चला जाता है, इससे तो ऊपर के सरफेस को टच कर पाते हो, जबकि कंडक्टर में सारा करंट कहाँ होता है, उसके ऊपर में होता है, अंदर कुछ नहीं होता, इसलिए उसको हम टच नहीं कर पाते। अब ये जो डायग्राम बना रहा है वो यही बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, वो कंडक्टर के अंदर से पास नहीं कर सकती है, वो कहां से पास करेंगे, उसके सरफेस से पास करेंगे। मतलब अगर मेरे पास एक कंडक्टर है और उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल यहां से पास करेगा, कोई भी उसके अंदर से नहीं जाएगा। जो प्रॉपर्टी करंट फ्लो करता है, रूल फॉलो करता है, वही करंट फ्लो करता है। क्या कहा मैंने कि किसी भी कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी उसके अंदर से पास नहीं करेंगी, कहां से पास करेंगे, उसके सरफेस से। ठीक है, तो ये भी बता रहा है कि अगर सॉलिड होगा या होलो होगा तो जो सरफेस है उसी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। याद है स्फीयर वाले केस में बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रख भी दो तो भी चार्ज कहां चला जाता है, सरफेस पे, और तब फील्ड कहां होगा, उसके सरफेस पे। उसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम किसी कंडक्टर को डाल भी दोगे, जैसे भी मैंने क्या बताया कि मैंने मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक कंडक्टर डाल दिया, क्या डाल दिया एक, तो जैसे ही मैं इसके अंदर कंडक्टर डालूंगा तो यहां वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, अरे इसमें है नहीं इरेजर, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चले जाएंगी, सरफेस पे चले जाएंगी। क्लियर है बात, इस बात को नोट करके लिख लो, क्योंकि तुम्हारे एसेशन और रीजनिंग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि अगर एक होलो स्फीयर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो क्या होगा। तो लिख लो 11 वाला पॉइंट डाल के लिख लो सब। ये डायग्राम तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, तो अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए ये डायग्राम बना लो कि ये कंडक्टर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर नहीं होगा। तो तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा और नोट भी बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, लिख लिया पवन। नेक्स्ट, अभी जो समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर के अंदर पास करेंगे, तो ये भी लिख लेना। इंसुलेटर क्या होता है पवन, जिसमें जैसे कोई एग्जांपल, क्लोथ क्लोथ और वुड हो गया, वुड हो गया, और प्लास्टिक, प्लास्टिक भी करंट पास नहीं करता। और ये तो एक बहुत कॉन्ट्राडिक्ट बात है, कभी कभी तो करता है, कभी कभी नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि प्लास्टिक की क्वालिटी कैसी है। अगर प्लास्टिक हैवी क्वालिटी का होगा तो करंट पास नहीं करेगा, अगर लो क्वालिटी का होगा तो उसका डिस्चार्जिंग हो जाता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का। एग्जाम्पल स्विच, कभी कभी स्विच करंट आता है ना, बारिश के टाइम पे कभी कभी एक स्विच से करंट आता है, बाकी स्विच से नहीं आ रहा होता, तो इसलिए ये है क्योंकि उस प्लास्टिक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, वो चार्ज को रोक पा रहा है। क्योंकि करंट है क्या, चार्ज का फ्लो ही तो है, जब उसके सरफेस पे चार्ज आ गया तो फ्लो करेगा ही करेगा। इसे देखा तुम लोगों ने कि जैसे जैसे एम्पियर्स होते हैं वैसे वैसे उनके सॉकेट्स होते हैं। अगर 15 एम्पियर का होगा तो अलग सॉकेट होता है, 5 एम्पियर का तो अलग सॉकेट होता है, 2 एम्पियर का अलग सॉकेट होता है। वो इसलिए होता है कि वो इतने चार्ज को रोक सके। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना 15 एम्पियर में तुम 2 एम्पियर वाला सॉकेट लगा दो, तो वहां से करंट आएगा ही, डिस्चार्ज होगा ही, क्योंकि उस प्लास्टिक के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस चार्ज को रोक सके। कोई डाउट, चलो जी नेक्स्ट। तो डाइपोल मैंने समझा दिया था, ये वो डेफिनेशन है जो मैं समझा रहा था कि अगर दो पॉइंट को कुछ दूरी पे रख दो तो क्या होगा, डाइपोल होगा, और उसी को उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। नोट कर लो ये भी। यहाँ पे आई कैप क्यों लिखा है पवन, क्योंकि ये आई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। अगर ये वाई एक्सिस पे खड़ा होगा तो जे आ जाएगा, और जेड पे खड़ा होगा तो के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख रखा है, तो लिखने की लोड नहीं है, लिखा है ना हमने ये, जो नहीं है। हाँ इसका यूनिट लिख लो, डाइपोल का, डाइपोल की यूनिट नहीं लिखवाई थी मैंने,
कूलम मीटर। उसके एसआई यूनिट क्या है? कूलम मीटर। एक ना ये लिख लेना आइडियल डाइपोल क्या होता है, नोट डाल के लिख लेना। आइडियल डाइपोल क्या होता है? जब हम दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को कुछ दूरी पे रख देते हैं तो जो चीज बनती है उसे हम डाइपोल कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चार्ज का नेचर क्या है? ऑपोजिट। तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। मतलब ये जो चीज तैयार हुई है ये केवल एक डाइपोल है, बट अगर इसी चार्ज को इसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बन जाता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल समझ में आ गया क्या है? डाइपोल क्या है? जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस कुछ दूरी पे रख दिया जाएगा तो क्या बनाएगा? डाइपोल। बट उसी में उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? डाइपोल मोमेंट। डिस्टेंस है, रस्सी नहीं है उनके बीच में। रस्सी में टेंशन आएगा ना, हम दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है तो टेंशन क्यों आएगा? टेंशन तो तब प्रोड्यूस होगा जब हमारे बीच में कोई थ्रेड आ जाएगा या कोई वायर आ जाएगी। मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर ऑपोजिट है और कुछ दूरी पे रखा हुआ है। करेंगे तभी तो कुछ दूरी पे रखा है ताकि अट्रैक्ट ना करे। इतना दूर पे रखा है कि दूसरे पे अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और ये आइडियल डाइपोल क्या होता है कि जिसका चार्ज बढ़ता जाएगा और डिस्टेंस उसका कम होता जाएगा। जैसे NaCl, अभी मैं समझाने जा रहा हूं, लिखो इतना हो गया। अब देखो टाइप्स ऑफ डाइपोल, देखो टाइप्स ऑफ डाइपोल, इधर लिख लिया सबने? टाइप्स ऑफ डाइपोल मैंने पिछली क्लास में नहीं पढ़ाया था, ये तो मैं करवा दिया ना एक्सेल वाला, ये डेरिवेशन करवा चुका हूं मैं। अच्छा अब वो रह गया। टाइप्स ऑफ डाइपोल में दो टाइप्स के डाइपोल होते हैं, एक होते हैं पोलर डाइपोल और एक होते हैं नॉन पोलर डाइपोल। लिखो टाइप्स ऑफ डाइपोल में पहला लिखो पोलर डाइपोल। क्या होते हैं? पोलर डाइपोल। पोलर डाइपोल। पोलर डाइपोल का मतलब क्या होता है? पोलर डाइपोल वो होते हैं जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, उसका डाइपोल हमेशा प्रेजेंट रहता है। क्या बोला मैंने? पोलर डाइपोल वो होते हैं जिनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, उनका डाइपोल हमेशा वहां पे क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। जैसे NaCl। कौन? अगर हमारे पास NaCl है ना, तो Na के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl के पास नेगेटिव चार्ज होगा, और लगभग एक ही ग्रुप में आते हैं, है ना, एक ही ग्रुप एक ही पीरियड में आते हैं, तो इन दोनों का साइज भी क्या होता है? सेम ही होता है। NaCl दोनों सोडियम और क्लोरीन ग्रुप 2 में आते हैं ना, पीरियड 2 में आते हैं ना, पीरियड ऐसे होते हैं, ग्रुप ऐसे होते हैं, ओके, तो ग्रुप 2 में आते हैं, तो ग्रुप 2 में सबका साइज क्या रहता है? लगभग सेम रहता है। जैसे तुम डाउन द ग्रुप जाते हो साइज बढ़ता जाता है ना, तो Na और Cl का साइज क्या होता है? लगभग सेम होता है। और Na के पास क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, और Cl के पास क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या डेवलप हो गया? डाइपोल। क्योंकि डाइपोल की डेफिनेशन क्या थी? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है दोनों के पास और कुछ दूरी पे है, तो ये क्या बन गए? डाइपोल। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ना हो, क्या Na और Cl का चार्ज खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तब भी इसका चार्ज रहेगा, नहीं है तब भी रहेगा। तो इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इन्हें? जब हाथ हो क्या मुंह दे देगा, आगे आ जाते। हाँ, इसके पास उसके पास नहीं। ठीक है, समझ आ गया? तो पोलर डाइपोल क्या होता है? जिसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, उसका डाइपोल हमेशा वहां पे प्रेजेंट रहेगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोलर डाइपोल। अब बात करते हैं नॉन पोलर की। किसकी बात करते हैं? जैसे नॉन पोलर में क्या है? CO2 क्या है? कार्बन ऑक्सीजन। तुम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है। पवन, कार्बन और ऑक्सीजन में पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव कौन होगा? सच में ना,
तो रीटेस्ट आया था, तो होगा क्या कि जो हमारा सी है वो पार्सली पॉजिटिव होता है और ये दोनों क्या होते हैं, पार्सली नेगेटिव। क्योंकि जब हम अलोंग द ग्रुप जाते हैं, अलोंग द पीरियड जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो कार्बन के बाद ऑक्सीजन आता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। हाँ, केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं मैं पूरा, ठीक है। अब क्या है कि ध्यान सुनो, ये और ये इनकी जो दूरी होगी कार्बन से बराबर होगी, बराबर होगी। अब क्या होगा कि अगर इन दोनों का एक एवरेज निकाला जाए, क्या निकाला जाए, तो एवरेज एसी के ऊपर आ जाएगा, मिड पॉइंट। हाँ, दोनों के डिस्टेंस बराबर है ना सी से, तो अगर एवरेज निकालेंगे तो उसका जो एवरेज डिस्टेंस आएगा, मिड पॉइंट आएगा, वो कहाँ आएगा, सी के ऊपर ही आएगा। तो ये सी पॉजिटिव है और सी नेगेटिव, यही पे बन गया। तो क्या इन दोनों डायपोल के बीच में कोई डिफरेंस है डिस्टेंस का? तो डेफिनेशन क्या थी डायपोल की, कि जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ दूरी पे होंगे तो डायपोल होगा। तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ दूरी है, तो इसका डायपोल कितना हो गया, 0। क्या हो गया, डायपोल। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दें, क्या डाल दें, क्या डाल दें, अब जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव, है ना। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। तो ये कहां चला जाएगा, थोड़ा इधर। और ये नेगेटिव चार्ज है किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ये भी इधर आएगा और ये भी इधर आएगा। तो ये इधर कहीं आएगा और ये इधर कहीं आएगा। अब इन दोनों का जो एक एवरेज आएगा वो यहां कहीं आएगा और इनका एवरेज कहीं यहां आएगा। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया। ये डिस्टेंस कब क्रिएट हो रहा है, जब मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। तो इस टाइप के डायपोल को बोलते हैं नॉन पोलर डायपोल। क्या बोलते हैं, ऊपर से कितने लोगों के ऊपर से गया था ये लाइन अभी, कोई बात नहीं, होता है। जैसे मान लो कि ये सी है, ये ओ है और ये ओ है, तो ये पार्सली नेगेटिव है और ये पार्सली पॉजिटिव है और ये पार्सली नेगेटिव है। इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, यहाँ पे। ये वाली बात तो समझ में आ गई सबको कि अभी इन दोनों के बीच में कोई डायपोल नहीं है, और समझ आ गया था। इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, समझाऊं कैसे। वो पार्शियल नेगेटिव इधर है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है ना, और एक पार्शियल नेगेटिव ये है। तो इन दोनों का अगर एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा, बीच में आएगा या साइड में आएगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, बीच का पॉइंट ना। तो एवरेज बनाएंगे तो सी के ऊपर ही बनेगा। हाँ, तो ये पार्शियल नेगेटिव आ गया और ये पार्शियली पॉजिटिव आ गया। तो अब क्या इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई डिस्टेंस है। डायपोल की डेफिनेशन क्या थी, दोनों चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। तो डिस्टेंस तो है नहीं, तो यहाँ पे डायपोल कितना हो चुका है, डायपोल क्या हो गया है। यहां तक कोई डाउट है किसी को, नहीं। ओके, अब हम यहाँ पे डालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या डालते हैं। तो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया, क्या डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव, और ये पार्ट क्या होता है। यहाँ कोई डाउट है, किसी को डाउट नहीं है ना। ये क्या है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये कहां मूव कर जाएगा, इधर। तो मान लेते हैं कि अब ये मूव करके यहां आ गया, कोई डाउट। ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये कहां मूव कर जाएगा, इधर की तरफ। तो इसका नेगेटिव चार्ज कहीं है, यहां इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कोई डिस्टेंस आ चुका है, तो ये क्या बन गया, एक डायपोल बन गया। पर ये डायपोल कब बन रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टाइप के डायपोल, इस टाइप के डायपोल को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डायपोल। क्या बोलते हैं, समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, कोई है जिसको नहीं आया तो भाई अपने वर्ड्स में खुद लिखो, क्योंकि इस पूरे प्रेजेंटेशन में कहीं पे भी इसके बारे में बात नहीं हुई है। तो नोट करके खुद ही समझ के लिखो क्या बोला है मैंने, समझ आ गया ना सारा कुछ। तो NaCl का एग्जांपल लो और CO2 का एग्जांपल लो और पूरा डायग्राम बनाओ, है समझ में आपको। ऐसा कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड
जो अपनी डाइपोल तभी दिखा सके जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उसे बोलते हैं नॉन पोलर डाइपोल। क्या बोलते हैं उन्हें? जैसे CO2 का एग्जांपल दिया मैंने। बट अगर ऐसा कोई डाइपोल जिसको उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और तब भी उसका डाइपोल वहां पे रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर डाइपोल। पोलर मतलब हमेशा उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव है, और नॉन पोलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तभी आता है जब उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऐसे ही केमिस्ट्री की टर्म थी पिछले साल, हिंदी भी लिखना है हिंदी भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तुमसे पूछेगा नहीं नॉन पोलर क्या होते हैं, बस तुम्हें समझने के लिए लिखना है वो। कोई नहीं पूछता कि पोलर डाइपोल क्या होता है, नॉन पोलर डाइपोल क्या होता है। क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई करने के लिए, बताओ इनमें से पोलर डाइपोल कौन है और नॉन पोलर डाइपोल कौन है। ठीक है, तो पूरा अंग्रेजी में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, तुम्हारे नोट्स है वो, किसी और के नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने क्या लिखा है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। एग्जाम के टाइम पे तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने क्या लिखा है इसमें। भाई साहब टाइम कैसे भागा आज। क्योंकि आज मेरे पास सारा डाटा स्टार्ट, इसलिए मैंने पहले बना के रखा डाटा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। एक छोटा सा डेरिवेशन करवाना था, वो नहीं हो पाया बस आज। हो गया ये? क्या बनाना था? लो भाई, मुझे लगा तुझे समझ में आ गया तो खुद बना लेगा। कॉपी एंड पेस्ट करने वाले आते छोड़ दे, दिमाग में कुछ स्टोर भी करा कर। हो गया? सबका हो गया? अरे कोई इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, हिंदी में लिख लो, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई करने के लिए, कभी भी पेपर में आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया कि डायपोल क्या होते हैं। ये तो ऑब्वियसली बात है, बच्चा पढ़ के ही आएगा ना, बोर्ड का पेपर है वो, इतना सारा पेपर थोड़ा लेगा तुझे। चलो अब देखो क्या है, याद है तुम लोगों को जब मैं तुम्हें डेरिवेशन करवा रहा था तो मैंने दो चीजें बताई थी इस वाले में, और जो बच्चा उसे नहीं आया था वो भी सुन लो। मैंने उसे ये बात बोली थी कि या तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करोगे या तो चार्ज का नेचर कंसिडर करोगे, दोनों एक साथ नहीं करोगे। उस दिन राजा के साथ यही बात हो रही थी। राजा ने क्या कहा था कि मुझे चार्ज का नेचर कंसिडर करना है, और मैंने क्या किया था, मैंने लिया था नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो डेरिवेशन है इसको ध्यान से देखो, इसने यहाँ पे ऐड किया है, क्या किया है, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि उसने चार्ज का नेचर कंसिडर किया है या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर किया है? डायरेक्शन कंसिडर किया है। अच्छा ये कितने लोग हैं डायरेक्शन वाले, हाथ खड़ा करने के? हाँ वंशिका, तो इस वाले में उसने क्या कंसिडर किया है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके हाँ जी आयुष, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर की गई है, नेचर कंसिडर किया गया है। हाँ अगर तुम केवल इतना पॉइंट देखोगे, केवल इतना, ये मत देखना, इसको मत देखो, अगर तुम उसको देखो खाली, उसने लिखा है ईपी, ईपी मतलब एक्सियल पॉइंट, क्या बोल रहा है? एक्सियल पॉइंट, क्योंकि पी के लिए बात कर रहा है ना वो, तो उसने दोनों को ऐड किया है। क्या किया है? ऐड। तो क्या असली में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहे हैं? देखो क्या है, ये पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ये किसका जा रहा है? ई प्लस क्यू का, किसका जा रहा है? और ये नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा होगा? तो ये प्लस हो सकते हैं क्या? और यहां पे उसने प्लस किया है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर नहीं की है। क्यों? क्योंकि वो बाद में जाके नेचर ऑफ द चार्ज कंसिडर करने वाला है। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, पर वो दोनों नेगेटिव वेक्टर है ना, तो यहाँ पे ऐसे आना चाहिए था इसको।
असली में तो ये आना चाहिए ना, बट ये तब आएगा जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ। इसका मतलब अगर उसने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाया है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर की ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे जब उसने ये कहा कि ईपी मतलब इस पॉइंट के लिए बात कर रहा है, वहां पे देखो ईबी और ई ए लिखा है ना उसने उल्टा, उसने ई ए का डायरेक्शन कंसीडर तो नहीं किया नेगेटिव, जबकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, वहां पे उसने क्या लिखा है, उसको पॉजिटिव ही लिखा है। इसका मतलब वो अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कंसीडर कर ही नहीं रहा, वो ये देख रहा है कि पॉइंट पी पे टोटल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कितने पॉइंट है, 2, एक ई है और एक ई बी है। हम क्या करते हैं जनरली, जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं तो हम सीधा ऐड कर देते हैं, उसे सीधा ऐड कर दिया इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन, मतलब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया अभी तक। बट यहां पे अगर तुम देखो तो उसने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया इसके साथ, है ना, तो अब यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर कर रहा है। ये उसने पहले जनरल फॉर्म लिखा उसका, और यहां पे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर किया है। बात समझ में आ गई? अगर हम चाहते तो ना ये स्टेप हटा के, अगर ये स्टेप ना लिखते तो यहाँ पे हम सीधा क्या लगा सकते थे, -2, तब भी आंसर आ जाता। बट इस टाइम पे क्या होता, मैं चार्ज का नेचर कंसीडर करता। क्या करता, चार्ज का नेचर, ना कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये कहना चाहता हूं मैं कि दोनों में से एक काम करना है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर कर लो या तो नेचर ऑफ द चार्ज। दोनों काम एक साथ नहीं करना है, तुम्हारे सारे आंसर गलत आएंगे। इंस्टेड ऑफ जहां पे प्लस माइनस होने वाला होगा वहां पे तुम्हारा सारा प्लस हो रहा होगा, और जहां पे प्लस होने वाला होगा वहां पे सारे माइनस हो रहे होंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा टफ आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। और 5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा इसका चैप्टर नंबर 1 में से, बोर्ड में कंफर्म है, ये हर साल आता है, वो हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें कैसा होगा, ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा बना के तुम्हें, और यहाँ पे एक डाल देगा सिलेंडर, और यहाँ का डिस्टेंस दे देगा ए, ढूंढो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिर देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे कंसीडर करनी है। समझ आ गया? मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? क्या कहा है मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज में से किसी एक की ही नेचर को क्या करना है, कंसीडर करना है, दोनों चीजों को कंसीडर नहीं करना है। अगर तुमने चार्ज का नेचर कंसीडर कर लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कंसीडर नहीं करोगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कंसीडर करोगे तो चार्ज का नेचर कंसीडर नहीं करोगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बात समझ में आ रहा है? क्या कहा मैंने वंशिका, बोलो। किसका, मेरा, तुम्हारा? ठीक है, तो ये वही डेरिवेशन है। अब मुझे एक टॉपिक रह गया है मेरा, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, तो हम कल ही करेंगे, ठीक है? चलो, तो आई होप घर जाके पढ़ने का मन तो